हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, आप में से जो भी कैंडिडेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और PYQ को लेकर डाउट है या एग्जाम को लेकर जो भी डाउट है, वो सारे डाउट आपके इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा सीटेट का स्कोर कार्ड क्या था और मैंने कैसे सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे नंबर से पास किया। तो मैं अपना स्कोर कार्ड भी इस वीडियो के एंड तक आपको दिखा दूंगी। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। सबसे पहले ना मैंने CDP की समझ बना ली थी अपने। मैंने देखिए इस तरह से CDP की अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आप CDP की नोट्स बनाइए, CDP का सिलेबस लिखिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे पहले CDP का मैंने सिलेबस नोट किया। उसके बाद से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो टॉपिक वाइज मैं पढ़ती गई और उसका नोट्स बनाया मैंने। ठीक है, मैं आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए। मैंने सबसे पहले CDP का इस तरह से सिलेबस नोट किया और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं पढ़ती गई। आप लैंग्वेज को लेकर परेशान मत होइए कि जो लैंग्वेज सीटेट की आती है वो फर्स्ट लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी होती है। तो हिंदी में क्या आता है, पैसेज से ही आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो आपका तो फ्री का नंबर है, आपको तो ऐसे में मैंने हिंदी की तो तैयारी ही नहीं की थी, क्योंकि मेरा जो व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, समाज से कुछ क्वेश्चन दे देगा, कुछ क्वेश्चन आपकी संधियां से दे देगा, मतलब 3-4 नंबर का आपका हिंदी ग्रामर से आता है, और कुछ पेडागोजी मतलब हिंदी सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ाना है वो आते हैं। ठीक है, मतलब 15 नंबर के आपकी पेडागोजी, 4-5 नंबर का आपका पैसेज से ही 4-5 नंबर के आपके हिंदी का ग्रामर पूछ लेता है। पैसेज 2 पैसेज आते हैं, एक हिंदी का आपका गद्यांश आता है और पद्यांश आता है। तो गद्यांश से ही 9 क्वेश्चन वहां से हो जाते हैं, पद्यांश से आपके 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब 15 नंबर वो हो गए। और 15 नंबर की जो उसमें पेडागोजी और हिंदी सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ाना है वो सारी चीजें आ जाती है। आप PYQ करिए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी ऑनलाइन अभी हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं, आप सिर्फ वही कर लीजिए, बहुत है। मैंने बहुत ज़्यादा PYQ नहीं किए थे एक्चुअली। उस समय मैं DLED भी कर रही थी और मैंने SI का भी एग्ज़ाम, मैं SI की भी प्रिपरेशन कर रही थी। खैर मेरा SI में नहीं हुआ, मेरिट काफ़ी हाई गई थी, पता नहीं मेरिट क्या गई थी मालूम नहीं, मेरा 106 नंबर उसमें था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए आप CDP की, क्योंकि जो CDP की जो पेडागोजी आती है ना हर सब्जेक्ट में, वो लगभग सब में एक ही जैसा क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं कि सबकी पेडागोजी एकदम अलग अलग आएगी, सेम टू सेम। जैसे लर्निंग एक्विजिशन से क्वेश्चन आपका CDP भी सब्जेक्ट में भी पूछता है, हिंदी में भी पूछ लेगा, इंग्लिश में भी पूछ लेगा। और इंग्लिश की जो पेडागोजी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज को भी लेकर मत परेशान होइए। इंग्लिश में भी जो 15 नंबर का आपका पैसेज से आता है, एक पैसेज से आपके 9 क्वेश्चन आ जाएंगे और दूसरे पैसेज से आपके 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो 15 नंबर की पेडागोजी होती है इंग्लिश में, उसमें जैसे कि आपसे लर्निंग स्किल्स पूछ लेता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पूछ लेता है, प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, लर्निंग स्किल क्या होती है, आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होता है, जो आपने लर्निंग स्किल है ना आपकी LSRW, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। और सिंटेक्स हुआ और कुछ लैक्सिकल वर्ड होते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश की जो लैंग्वेज आती है उसकी समझ अच्छे से हो जाएगी। तो PYQ आप लैंग्वेज के लिए कर सकते हैं। और CDP तो आप तभी करिए जब आप उसके कुछ पहले CDP का आप फर्स्ट उसका CDP का सिलेबस नोट करिए और टॉपिक वाइज, जैसे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं आपके, पियाजे हुए, वाइगोस्की हुए और कोहलबर्ग को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोस्की। कोहलबर्ग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, उन्होंने 3 लेवल्स दिया है और 3 लेवल्स में 2 स्टेजेस दिए हैं। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और उसका PYQ कर लेना है। और सेकंड, कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं CDP में और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, तो आप पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स को ध्यान रखें। जैसे पॉजिटिव वर्ड्स आपके हो गए डाइवर्जेंट थिंकिंग, बच्चों को जितना आप सारी चीजें मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्विंग में लेके जाएंगे तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और निगेटिव कि बच्चों को कॉन्वर्जेंट मतलब आप संकुचित करके नहीं सिखाएंगे, जितना आप विस्तार में चीजों को सिखाएंगे उतना बच्चों का जो दिमाग है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग वो ज्यादा खुलेगा। तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया पॉजिटिव वर्ड्स, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव वर्ड हो गया, निगेटिव में आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया। और आपको बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन देना है, क्लोज एंडेड नहीं देता है, क्योंकि क्लोज एंडेड आपका निगेटिव हो जाता है। बच्चे को हमेशा इंकरेज करना है, उनको हतोत्साहित नहीं करना है। तो जहाँ पे आपको निगेटिव वर्ड हतोत्साहित दिखे तो वो आपका निगेटिव वर्ड होगा। बच्चे को हमें पीयर ट्यूटरिंग मतलब ग्रुप में सिखाना है, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ग्रुप लर्निंग हो गया आपका, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, और क्या कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए, और ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब अन्वेषण विधि से पढ़ाना, बच्चों का ऑब्जर्विंग पावर बढ़ाना, बच्चे को खेल विधि से सिखाना, ये सब पॉजिटिव वर्ड हो गए। निगेटिव वर्ड में कुछ ऐसे हो गए कि हमें टीचर को कंफर्ट जोन में नहीं रखना है। और मैं कहूँगी कि क्या कहते हैं
जो वहाँ पे अप्रोच होनी चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। हमें बालक को ध्यान में रखकर कि बालक के लिए क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव हो सकता है वो ध्यान करना है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि चारों क्वेश्चन आपके पॉजिटिव दे देते हैं, लेकिन उसमें से भी कोई सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव होता है वो आपका सही होता है। तो जब आप PYQ करेंगे तो आपको इसकी समझ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में ऑनलाइन हुए हैं ना, अब वो तो जरूर करके जाइएगा, क्योंकि कुछ बदलाव हुए थे EVS में। और EVS के लिए क्या करना है आपको, EVS के लिए मैंने NCERT पढ़ी थी 3 to 5 की। एक आता है आपका पाठशाला करके ऐप है, आप वहाँ से पूरी NCERT हर सब्जेक्ट की वहाँ पे आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने सिर्फ EVS की 3 to 5 पढ़ी थी। और ये देखिए, मैंने बाद में जब सेकंड अटेम्प्ट किया था तो मैंने ये ली थी किरण पब्लिकेशन की। इसमें लाइन से सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और लास्ट में उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से समझाया भी हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं। और एक मैंने ली थी, जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने किया था तो मैंने ये किरण पब्लिकेशन की नहीं ली थी, मैंने उस समय यूथ की सिर्फ CDP की ली थी, जिसमें आपका UP टेट सब उसमें आता है। तो मैंने सिर्फ वही पढ़ी थी, मतलब टॉपिक वाइज ये पढ़ा था मैंने और CDP के क्वेश्चन किए थे। लास्ट में मैंने क्या कहते हैं, कुछ 1-2 मैराथन वीडियो देख ली थी, तो उससे मेरे 170 आ गए थे। और मैंने उस समय फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत चूज़ किया था। और जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया तो मैंने इंग्लिश लिया था, मेरे उसमें 120+ नंबर आए थे, क्योंकि मेरी काफ़ी CDP की समझ तो बन ही चुकी थी। और EVS के कुछ नए क्वेश्चन आए थे उसमें, पहले NCERT से आता, बाद में SCERT से भी क्वेश्चन पूछने लगे। तो मैं यही कहूँगी, पाठशाला से जाइए 3 to 5, आप एक फटाफट रीडिंग भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इस चैनल के थ्रू आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी EVS का। और एक हिमांशी मैम की नोट्स भी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाया है, तो वो मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। या कहूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल तो नहीं है, पर मैं आज ही टेलीग्राम चैनल बना के उस पर मैं जो CDP की नोट्स है हिमांशी मैम की, वो मैं शेयर कर दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। वो काफ़ी अच्छी नोट्स है, उन्होंने शॉर्ट में ही काफ़ी अच्छे से समझाया, तो आप वो पढ़ लीजिए। और कुछ टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पढ़ लीजिए, फिर PYQ करिए और सारे सब्जेक्ट की एक समझ विकसित करिए। मैंने तो यही किया था, आप भी यही करिए, तो आपके 120+ कहूँ क्या 130+ भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि मैंने, और हाँ, आप जब PYQ करेंगे ना तो आप एक टाइमर सेट करके ही PYQ करिएगा। क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की थी, फर्स्ट में तो मेरा एग्जाम नहीं छूटा था, लेकिन जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो मैंने 30 मिनट्स में 60 क्वेश्चन किए थे। मेरा तो छूट ही जाता पेपर, क्योंकि मैं पहले मैथ सॉल्व करने लगी थी और बाद में मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स बचे थे और मुझे 60 क्वेश्चन करने थे। लेकिन उस सिर्फ हिंदी इंग्लिश मैंने लास्ट में छोड़ा था और सिर्फ मेरे पास 30 मिनट्स बचे थे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं थी, टाइमर लगा के किया नहीं था। कभी मन किया तो कर लिया। तो आप मेरी गलतियों से सीखिए और आप ऐसा मत करिएगा। आप PYQ टाइमर लगा के, जो भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं, आप प्लीज़ उसको टाइमर लगा के ही करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी लेंदी आते हैं, आपको पढ़ने में ही टाइम चला जाता है। और सारे जो आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे ना तो सारा आपको पॉजिटिव लगता है। तो जो चारों ऑप्शन रहेंगे वो चारों आपको पॉजिटिव लगेंगे, तो आपको उसमें बेस्ट जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड होगा वो ढूंढना है और वही आपको राइट आंसर लगाना। मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है और इसकी समझ आपको PYQ लगाने से ही हो जाएगी। तो आप प्लीज़ PYQ जरूर करें, जो भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि किरण पब्लिकेशन की जो न्यू एडिशन है 2011 से 2023 तक, उसमें सारे ऑनलाइन पेपर जो हुए हैं गत वर्ष में वो सारे अवेलेबल हैं। तो उसकी जो लिंक वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 117 आए थे, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 120+ आए थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे इसलिए थोड़े कम हो गए क्योंकि मैंने जो सेकंड लैंग्वेज थी मैंने संस्कृत चूज़ कर ली थी। मेरी संस्कृत ग्रामर अच्छी है और बाकी पोर्शन मेरा इतना, मतलब संस्कृत की पेडागोजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि सीटेट में संस्कृत व्याकरण ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन यूपी टेट में मैंने संस्कृत ही लिया था और वहाँ पे मैंने यूपी टेट मैंने 74% से पास किया है। वहाँ पे मेरे 26 आउट ऑफ 30 थे संस्कृत में। तो मैं वही समझ के सीटेट में भी लैंग्वेज 2 में संस्कृत रख लिया था कि मुझे अलग अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया तो मैंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज़ किया था और मेरे 120+ आए। तो आप लैंग्वेज को बहुत मतलब कंफ्यूज मत होइएगा सेलेक्ट करने में। जिस भी लैंग्वेज में आपकी कमांड अच्छी है आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। जो भी मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी फॉलो कर सकते हैं और आप भी मेरी गलतियों से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।